हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही थी टेक्सटाइल पर। पिछले 3 दिन से हमारी क्लासेस ऑफ थी। हमें आज तो वैसे थ्योरी की क्लास करनी चाहिए, लेकिन आपको पता है हमारी संडे को प्रैक्टिस नहीं हुई थी। पिछले सप्ताह हमने जो चर्चा किया था वो किया था स्पिनिंग पर, वीविंग पर, नीटिंग पर, फेल्टिंग पर। उसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन करने थे, लेकिन हमारी क्लास हो नहीं पाई थी, तो वही प्रैक्टिस आज हम करेंगे। ठीक, क्लास आपकी बहुत लंबी नहीं हो पाएगी। आपको पता है रीज़न 3 दिन आपके क्लास ऑफ होने की, तो इसीलिए हमारी क्लासेज अभी अगले 3-4 दिन तक बहुत ही छोटी होंगी। हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहें, चाहे थोड़ी देर ही चले, लेकिन क्लासेस हमारी चलनी चाहिए। आपको पता है कि चाहे वो पढ़ाई हो या फिर वो कार्य हो, आपका लय बना होना चाहिए। तो आपने ये सरलीकरण में भी पढ़ा है, आपने ये कला के जो है सिद्धांतों में भी पढ़ा है। तो हमारा लय ना टूटने पाए, इसके लिए हमें अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करना है। तो आज हम वही जो हमने पढ़ा था पिछले वीक में, स्पिनिंग, वीविंग, नीटिंग, फेल्टिंग, उन्हीं से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी जो हमारी फिनिशिंग की क्लास होनी चाहिए थी, परिचर्या की होनी चाहिए थी, वो हमारी कल से कंटिन्यू चलेगी। लेकिन ध्यान रहे आपको कि क्लासेस हमारी अभी बहुत लंबी नहीं हो पाएंगी। ज़्यादा लंबी क्लासेस करने की वजह से आपकी क्लासेस हमें दोबारा से ऑफ करनी पड़ सकती है। इसीलिए हम जो है छोटी क्लास ही करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपका, रेसे लंबे रेसे को कहते हैं। जो लंबा रेशा होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम स्टेपल बोलते हैं? क्या उसे हम फिलामेंट बोलते हैं? या फिर उसे हम स्पर्नियान बोलते हैं? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपने लंबाई के आधार पर 2 प्रकार के रेशों का ज़िक्र किया था। वो क्या था? एक था आपका स्टेपल, दूसरा था आपका फिलामेंट। स्टेपल जो था, हम छोटे रेशों को बोल रहे थे। छोटे रेशों को हम क्या बोल रहे थे? तो छोटे रेशों को हम बोल रहे थे स्टेपल। जो बड़े रेशे थे हमारे, यानी कि जो हमारे लंबे रेशे थे, उनको हम बोल रहे थे फिलामेंट। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है आपसे? यहाँ पर आपसे लंबे रेशों के बारे में पूछा गया है। तो लंबे रेशों को हम क्या बोलते हैं? लंबे रेशों को हम बोलते हैं फिलामेंट। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। अगर आपको आवाज़ कम सुनाई दे रही होगी तो अपनी आवाज़ जो है बढ़ा लीजिएगा। थोड़ा 2-4 दिन कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा प्लीज़। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा रेशा होता है। जो प्राकृतिक रेशे होते हैं हमारे, उसमें जो सबसे लंबा रेशा होता है वो कौन-सा होता है? क्या वो कपास का होता है? क्या वो जूट का होता है? क्या वो हेम्प का होता है? या फिर वो आपका सिल्क का होता है? तो आपने देखा था कि जो हमारे प्राकृतिक जगत के रेशे होते हैं, वो सभी स्टेपल होते हैं। लेकिन जो हमारा सिल्क होता है, सिल्क हमारा फिलामेंट होता है। मतलब कि हमारे प्राकृतिक जगत में सबसे लंबा रेशा जो होता है वो सिल्क का होता है, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, इतना लंबा होता है। तो हमने देखा था ये हमारे अपवाद में आ रहा था। जो हमारे प्राकृतिक रेशे थे, सिल्क को छोड़कर सभी किस में आते हैं? वो सभी आपके स्टेपल होते हैं। लेकिन जो हमारा सिल्क होता है, वो सिल्क हमारा होता है फिलामेंट, यानी कि लंबा रेशा होता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये प्राकृतिक में जो हमारा सिल्क है, ये प्राकृतिक जगत में कौन-सा रेशा है? क्या ये आपका खनिज रेशा है? क्या ये आपका वानस्पतिक रेशा है? या फिर ये आपका प्राणिज रेशा है? ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, वस्त्र का प्रकार निर्भर करता है। जो आपका वस्त्र है, उसका प्रकार निर्भर करता है किस पर? रेशे के प्रकार पर,
सूत के प्रकार पर, निर्माण विधि पर या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि जो हमारा वस्त्र होता है, जिस प्रकार से हमारा रेशा होता है, जिस प्रकार से हमारा सूत होता है और जो हमारी निर्माण विधि होती है, ये सभी पर निर्भर करता है। मतलब हमारा रेशा अगर अच्छा है तो वस्त्र हमारा अच्छा होगा, जो हम रेशे से बनाते हैं। और जो हमारा सूत से बनता है, सूत आपका किस प्रकार का है, इस पर निर्भर करता है आपका वस्त्र। साथ ही साथ निर्माण विधि, मतलब कि आपने फेल्टिंग से बनाया है, वीविंग से बनाया है, नीटिंग से बनाया है या फिर आपने घोलक विधि से बनाया है, तो आपकी बनाने की विधि पर भी आपके वस्त्र का प्रकार निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, धागे निर्माण का पहला यंत्र है। धागे निर्माण का पहला यंत्र क्या है? क्या वो चरखा है, क्या वो तकली है या फिर ये दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो आपने पढ़ा है जो धागे निर्माण का पहला यंत्र था वो क्या था आपका? तो वो थी आपकी तकली। और जो हमने तकली के बाद जो धागे निर्माण को अपनाया था प्रक्रिया को, उसमें आया था आपका चरखा। और चरखे का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो आपने पढ़ा था ये हुआ था भारत में। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, धागे की निर्माण प्रक्रिया कहलाती है। जो आप रेशे से धागा बनाते हैं तो धागा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या वो बुनाई प्रक्रिया कहलाती है, कताई प्रक्रिया कहलाती है, ड्राइंग आउट प्रक्रिया कहलाती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये हमने पहले ही क्लास में देखा था, जो रेशे से हम धागा बनाते हैं उसकी जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं स्पिनिंग। मतलब कि स्पिनिंग की हिंदी क्या होती है? तो वो होती है आपकी कताई। तो धागे के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी कताई, यानी कि स्पिनिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, धुलाई प्रक्रिया द्वारा, मतलब धुलाई प्रक्रिया द्वारा आप क्या करते हैं? क्या रेशों की अशुद्धियाँ, धूल, कण, गंदगी ये सब निकाल देते हैं? रेशे समानांतर हो जाते हैं, रेशे में चमक आ जाती है, रेशे मुलायम एवं चिकने हो जाते हैं। तो आपको पता है कि धुलाई की प्रक्रिया से क्या होता है? जब आप मान लेते हैं आप वस्त्रों की ही धुलाई करते हैं, तो क्यों करते हैं? ताकि जो उसकी गंदगी है वो निकल जाए। तो उसी तरह से जो धुलाई की प्रक्रिया होती है उसमें हम रेशों की अशुद्धियाँ, धूल कण, गंदगी ये सारी चीज़ों को हम निकालते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पहला, यानी कि रेशों की अशुद्धियाँ, धूल कण, गंदगी आदि निकल जाते हैं धुलाई करने से। अगली आपका अगला क्वेश्चन है, घर्षण कताई है। ये घर्षण कताई क्या है? हमने स्पिनिंग के काफ़ी मेथड्स पढ़े थे, उसमें हमने एक फ्रिक्शन स्पिनिंग के बारे में भी चर्चा किया था, यानी कि घर्षण कताई। तो इसमें क्या होता है? बिना कंघी किए हुए, केवल धुलाई किए हुए पोनियों से धागे का निर्माण करना, घर्षण द्वारा ऐंठन दी जाती है, चिकने एवं कोमल धागे का निर्माण होता है या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको पता है घर्षण कताई में हम करते क्या हैं? तो घर्षण द्वारा ऐंठन दिया जाता है, किसमें? घर्षण कताई में या फिर हमारे फ्रिक्शन स्पिनिंग में। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्लैक धागा है। अब ये फ्लैक धागा क्या है? हमने पढ़ा था स्लब यार्न, मतलब स्लब धागा का रूपांतरित एवं संशोधित रूप है। स्पाइरल धागे का रूपांतरित एवं संशोधित रूप है। लूपदार धागा है या फिर यह है उपरोक्त में सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा था जो फ्लैक धागा है वो स्लब यार्न का रूपांतरित और संशोधित रूप होता है। जो हमारा फ्लैक यार्न था वो क्या था? तो वो आपका स्लब यार्न का संशोधित रूप था और रूपांतरित रूप था। ठीक। इसका पहला जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
यस ऐंठन दी जाती है। एस ऐंठन में किस प्रकार से ऐंठन दी जाती है? क्या क्लॉकवाइज होता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज? हमने 2 प्रकार के ऐंठन की चर्चा की थी। एक था आपका एस ऐंठन और दूसरा था आपका जेड ऐंठन। तो आपको बताना है जो हम एस ऐंठन करते हैं उसमें पोनियों को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हैं, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, या फिर पोनियों को घड़ी की दिशा में घुमाते हैं मतलब कि क्लॉकवाइज घुमाते हैं। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो एस ऐंठन होती है, एस ऐंठन में हम करते क्या हैं? तो एस ऐंठन में पोनियों को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हैं। घड़ी हमारी ऐसे चलती है, लेकिन हम इसमें ऐसे घुमाते हैं। तो जो हमारी एस ऐंठन होती है, उसमें हम पोनियों को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हैं। साथ ही साथ लगे हाथ आप नोट कर लीजिएगा कि जो जेड ऐंठन होती है उसमें हम पोनियों को घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। ठीक? तो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है आपका भारी भराई होगा यहाँ पर। यहाँ भराई का कार्य करता है, कौन करता है? इसमें से जो भराई का कार्य करता है, कौन करता है? क्या वो ताना करता है? क्या वो बाना करता है? या फिर दोनों करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमने ये न जाने कितनी बार पढ़ा है कि जो हमारा बाना होता है, बाना हमारा भराई का कार्य करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम फिलिंग यार्न के नाम से भी जानते हैं। तो जो आपका बाना होता है, ये आपका फिलिंग यार्न होता है, ये भराई का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपका औसत श्रेणी का ऐंठन है। हमने ऐंठन के 3 भाग देखे थे, मतलब हमने 3 तरह के ऐंठन को देखे थे, जिसमें से हमने पहला देखा था 0 से 3% प्रति इंच देखा था, ये हमारा था, क्या था? ये हमारा निम्न श्रेणी का था। 3 से 7 था, ये हमारा औसत था, और 7 से 12 था जो वो हमारा था उच्च श्रेणी का। तो यहाँ हमें बताना क्या है? यहाँ जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है औसत श्रेणी के बारे में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 7% प्रति इंच जो ट्विस्ट दी जाती है वो आपकी औसत श्रेणी की ट्विस्ट होती है। अगला क्वेश्चन है आपका चरखे का आविष्कार हुआ था। इसे पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो चरखे का आविष्कार हुआ था वो आपके भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था चरखे का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से यांत्रिक कताई विधि नहीं है। इसमें से आपका कौन सा यांत्रिक कताई विधि नहीं है? क्या वो रिंग स्पिनिंग है? क्या वो सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग है? फ्रिक्शन स्पिनिंग है या फिर वेट स्पिनिंग है? तो आपको पता है कि ये रिंग स्पिनिंग, सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग, फ्रिक्शन स्पिनिंग, ये तीनों ही हमारे यांत्रिक कताई थे। लेकिन ये जो हमारा वेट स्पिनिंग था ये आपका रासायनिक कताई था। कैसा था? रासायनिक कताई था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वेट स्पिनिंग। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से रासायनिक कटाई का प्रकार नहीं है। कताई होगा, यहाँ पर कटाई हो गया है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर स्पिनिंग की ही बात की जा रही है, यानी कि कताई। ठीक? तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक कताई का प्रकार नहीं है? क्या वो ड्राई स्पिनिंग है? क्या वो मेल्ट स्पिनिंग है? क्या वो बायो कंपोनेंट स्पिनिंग है या फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग है? तो आपको पता है हमने जो रासायनिक कताई के बारे में चर्चा किया था उसमें से हमने 4 विधियां देखी थी। एक था आपका ड्राई, एक था आपका मेल्ट, एक था आपका बायो कंपोनेंट, और जो आपका लास्ट था यानी कि चौथा था वो था वेट स्पिनिंग। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें हमने वेट स्पिनिंग के बारे में चर्चा किया था। तो आपका जो यहाँ पर रासायनिक कताई नहीं है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग है। यानी कि जो हमारी यांत्रिक कताई है वो है क्या? वो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग, ये आपकी यांत्रिक कताई है। तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका रिंग फ्रेम। सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए जो ये रिंग स्पिनिंग कताई है ये क्या है?
क्या ये आपकी यांत्रिक कताई है या फिर ये आपकी रासायनिक कताई है? ठीक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जो रिंग स्पिनिंग में 2 प्रकार के फ्रेम लगे होते हैं। कितने फ्रेम लगे होते हैं? 2। एक होता है आपका म्यूल और एक आपका होता है रिंग फ्रेम। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है वो देखिएगा। तो जो रेशों को खींचने, लपेटने व ऐंठन देने का कार्य एक साथ करता है। हमने देखा था कि जो हमारा रिंग फ्रेम था और जो हमारा म्यूल फ्रेम था, ये दोनों ही खींचने, लपेटने और ऐंठन देने का कार्य कर रहे थे। लेकिन एक में क्या थे, एक में तीनों कार्य एक साथ हो रहे थे, लेकिन एक में ये कार्य आपके अलग-अलग हो रहे थे। तो आपको बताना है कि किस फ्रेम में ये आपके एक साथ कार्य करते हैं, ठीक? तो आपको बताना है कि किस फ्रेम में ये तीनों कार्य एक साथ होते हैं। क्या वो रिंग फ्रेम है? क्या वो म्यूल फ्रेम है? बाकी हमने तो आपको बताया कि एक में हम एक साथ करते हैं और एक में हमारा अलग-अलग होता है, तो इन दोनों का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको पता है कि जो हम रिंग फ्रेम होता है, इसमें जो आपके खींचने, लपेटने और ऐंठन देने का कार्य होता है, वो एक साथ होता है। लेकिन जो आपका म्यूल फ्रेम होता है, वो इसमें आपके अलग-अलग कार्य होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? अलग-अलग होते हैं, लेकिन होते ये तीनों कार्य हैं। तो यहाँ से आप दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर दे दिया है, अब अगला क्वेश्चन ध्यान रखना आपका काम है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, एसीटेट रेयॉन एक्रिलिक की कताई के लिए किस कताई विधि का प्रयोग किया जाता है? मतलब जो आपके एसीटेट रेयॉन हैं, जो आपके एक्रिलिक हैं, इनकी स्पिनिंग के लिए आप किस मेथड का उपयोग करते हैं? क्या वो ट्विस्टलेस स्पिनिंग है? क्या वो फ्रिक्शन स्पिनिंग है? क्या वो ड्राई स्पिनिंग है या फिर वो रिंग स्पिनिंग है? तो आपने पढ़ा था कि जो हमारे एसीटेट रेयॉन है, एक्रिलिक हैं, इन जो हमारे कृत्रिम रेशे हैं, इनको काटने के लिए हम रासायनिक विधियों का उपयोग कर रहे थे। अगर आपको यांत्रिक विधि और रासायनिक विधि याद है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो जो हमारी ड्राई स्पिनिंग है, हमारी ड्राई स्पिनिंग विधि से हम इन सभी को काटते हैं। तो एसीटेट रेयॉन हो गया, एक्रिलिक कताई विधि जो हो गई, इससे हम इन सारे रेशों को हम कैसे काटते हैं? तो हम इन सारे रेशों को ड्राई स्पिनिंग मेथड से कताई करते हैं। बाकी जो आपके ट्विस्टलेस स्पिनिंग है, फ्रिक्शन स्पिनिंग है, रिंग स्पिनिंग है, ये सारे आपके यांत्रिक स्पिनिंग होते हैं, यांत्रिक विधि से कताई की जाती है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से नोवेल्टी यार्न का प्रकार है। अब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं यार्न के प्रकार की। हमने धागा बनाया था, साथ ही साथ हमने देखा था कितने प्रकार के धागे होते हैं। हमने तमाम प्रकार के धागों की चर्चा की थी। तो आपको बताना है कि जो नोवेल्टी यार्न है वो कैसा यार्न है? क्या वो स्लब यार्न है, लूप यार्न है, लैटेक्स यार्न है या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता है जो नोवेल्टी यार्न थे वो हमारे कैसे यार्न थे? वो हमारे जो फैंसी यार्न थे वो थे। इसमें क्या आ रहा था आपका? स्लब यार्न आ रहा था, लूप यार्न आ रहा था, लेटेक्स यार्न आ रहा था। मतलब कि उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपके ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ये सारे आपके नोवेल्टी यार्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रबर के तार के साथ रुई, नायलॉन या कोई धागा मिलाकर बनाया गया जो धागा होता है उसे हम क्या कहते हैं? जब आप रबर के तार के साथ रुई या फिर नायलॉन या कोई धागा मिलाकर धागा बनाते हैं तो वो आपका कैसा धागा होता है? क्या वो आपका स्लब यार्न होता है? क्या वो आपका स्पाइरल यार्न होता है? क्या आपका लेटेक्स यार्न होता है या फिर वो आपका स्पॉट यार्न होता है? स्पॉट, नॉट, ये सब आपने एक ही नाम सुने थे, मतलब कि जो धब्बेदार होता है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर आपसे रबर के तार के साथ रुई, नायलॉन या फिर कोई धागा जब मिलाकर आप रेशा बना रहे हैं तो वो आपका लेटेक्स यार्न कहलाता है। क्या कहलाता है? लेटेक्स यार्न कहलाता है। ठीक?
अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। यार्न काउंट की निश्चित लंबाई पद्धति में हम क्या करते हैं? आपने यार्न काउंट की 2 पद्धति पढ़ी थी। एक निश्चित लंबाई पद्धति, एक आपका था निश्चित भार, ठीक? तो आप जो निश्चित लंबाई पद्धति होता है उसमें भार को निश्चित रखकर लंबाई में वृद्धि करते हैं, या फिर लंबाई को निश्चित रखकर भार में वृद्धि करते हैं, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जो आपकी यार्न काउंटिंग की निश्चित लंबाई विधि है उसमें हम लंबाई को निश्चित रखकर भार में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? तो हम लंबाई को निश्चित रखते हैं और भार में उसके वृद्धि करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक डेनियर के बराबर होता है। एक डेनियर लगभग किसके बराबर होता है? तो आपका जो एक डेनियर है कितने बराबर है? क्या वो 1000 मीटर के बराबर है? क्या वो 9000 मीटर के बराबर है? 10,000 मीटर के बराबर है? या फिर 840 यार्ड के बराबर है? तो आपने देखा था जो हमारा एक डेनियर है वो 9000 मीटर के बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9000 मीटर, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से करघे का भाग है। इसमें से आपको बताना है करघे का भाग क्या है? हार्नेस है, शटल है, रीढ़ है, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपने करघे के 5 भाग देखे थे। एक था आपका क्लॉथ बीम, एक था आपका वार्प बीम, बाकी 3 आपके ये थे। तो आपको जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये पाँचों आपके क्या हैं? ये पाँचों आपके करघे के भाग होते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, छोटे-छोटे रेशों को आपस में मिलाने के लिए कौन-सी प्रक्रिया की जाती है? जो छोटे-छोटे रेशे होते हैं, उनको मिलाने के लिए आप कौन-सी प्रक्रिया करते हैं? क्या आप कार्डिंग करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं, या फिर स्पिनिंग करते हैं? अगर आपने थ्योरी की क्लासेस ली होंगी तो नो डाउट आपको ये आंसर आसानी से आ रहा होगा। कार्डिंग मतलब हम धुनाई करते हैं, कॉम्बिंग मतलब हम कंघी करते हैं ताकि जो हमारे छोटे-बड़े रेशे हैं वो समानांतर हो जाएँ। स्पिनिंग स्पिनिंग में हम कताई करते हैं। ट्विस्टिंग में हम छोटे-छोटे रेशों को मिलाकर ऐंठन देते हैं और बड़ा रेशा बनाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्विस्टिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊन के नन्हे-नन्हे रेशों को आपस में उलझाकर, जोड़कर, तप ताप से प्रभावित करके दबाव डालकर जमा दिया जाता है। जो ऊन के छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे रेशे होते हैं, उनको आपस में उलझा देना, उलझाकर उनको जोड़ देना, जोड़कर उनको ताप से प्रभावित कर कर उन पर दबाव डालकर जो बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम कंघी करना कहते हैं, धुनाई करना कहते हैं, नमदा कहते हैं, या फिर उपरोक्त सभी? तो ये आपने पता नहीं कितनी बार पढ़ा है कि रेशों को हम आपस में उलझाकर ताप दाब के द्वारा जो बनाते हैं वो आपका होता है फेल्ट, यानी कि नमदा उसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमदा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टापा वस्त्र का निर्माण होता है। आपने टापा क्लॉथ के बारे में पढ़ा था। तो जो टापा क्लॉथ होता है उसका निर्माण कैसे होता है? कपास की छाल से होता है, ओक के छाल से होता है, शहतूत के छाल से होता है, या फिर नारियल के छाल से होता है। तो हमने आपको बताया था टापा क्लॉथ का जो निर्माण होता है वो शहतूत के वृक्ष के छाल से होता है। कैसे? शहतूत के वृक्ष के छाल से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, फेंक देने वाली वस्तुएँ बनाई जाती हैं। जो हम वस्तुओं का यूज़ करते हैं और उसको तुरंत फेंक देते हैं, उसको हम दोबारा प्रयोग में नहीं लाते हैं, वो कैसे बनते हैं? क्या वो कागज़ से बनते हैं? क्या वो प्लास्टिक फ़िल्म और शीट से बनते हैं? पॉलीयूरेथीन फ़ोम से बनते हैं, या फिर वो टापा वस्त्र से बनते हैं? तो आपने पढ़ा है कि हम डिस्पोज़ल डिस्पोज़ल किससे बनाते हैं? तो जो हमारे डिस्पोज़ल होते हैं उनको हम कागज़ से बनाते हैं, जिसका उपयोग करने के बाद हम उनको फेंक देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वेफ्ट नीटिंग यानी कि बाना बुनाई को कहते हैं। बाना बुनाई को क्या कहते हैं? फिलिंग यार्न कहते हैं, मतलब फिलिंग नीटिंग कहते हैं,
वार्प नीटिंग कहते हैं, उपरोक्त दोनों कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने शुरू से ही कई बार पढ़ा है क्या कि जो हमारा वेफ्ट नीटिंग बाना बुनाई है उसे हम फिलिंग नीटिंग कहते हैं, फिलिंग बुनाई कहते हैं, भराई का धागा कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, सलाइयों तथा सुई की सहायता से सूत के फंदों को आपस में एक श्रृंखला बनाई जाती है, इस विधि को कहते हैं। आपने सुइयों और सलाइयों का उपयोग किस में पढ़ा था? क्या आपने ब्रेडिंग में पढ़ा था, नीटिंग में पढ़ा था, बुनाई भी? यहाँ पर आप नीटिंग और बुनाई देख रहे हैं, तो नीटिंग का मतलब नीटिंग हो गया और यहाँ जो बुनाई आपको दिया गया है इसका मतलब वीविंग से लगाइएगा, वीविंग दिया गया है। ठीक। तो सुइयों और सलाइयों का प्रयोग आपने किस में देखा था? आपने देखा था नीटिंग में। किसमें? नीटिंग में देखा था। अगला क्वेश्चन है आपका, मोती जैसा उभार दिखाई देता है किसमें? उल्टी बुनाई में, सीधी बुनाई में, उपरोक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा था जो हमें उल्टी बुनाई थी वो हमें मोती जैसी उभार की संरचना दे रही थी। कैसी दे रही थी? मोती जैसे उभार की। कौन? जो उल्टी बुनाई थी आपकी। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, हार्नेस है क्या है? ताने का बेलन है, कपड़े का बेलन है, करघे में लगा एक फ्रेम है, कंघी के समान धातु की बनी एक रचना होती है। तो आपको पता है जो हार्नेस है वो क्या है? हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा किया है। तो जो हार्नेस होता है वो करघे में लगा एक फ्रेम होता है। क्या होता है? करघे में लगा एक फ्रेम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जाली बनाने की विधि मिलती जुलती है। जो आपकी जाली बनाने की विधि है वो किससे मिलती जुलती है? नीटिंग विधि व लेस बनाने की विधि से, बुनाई विधि से, उपरोक्त दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो जाली बनाने की विधि है वो किससे मिलती जुलती है? तो वो आपके नीटिंग विधि यानी कि जो आपकी नीटिंग बुनाई की जाती है उससे मिलती जुलती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका पहला वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शटल पर। शटल पर हम क्या करते हैं? बाने का धागा लपेटते हैं, ताने का धागा लपेटते हैं, कपड़ा लपेटते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है क्लॉथ बीम पर हम कपड़ा लपेटते हैं, लेकिन जो शटल होता है शटल पर हम बाने का धागा लपेटते हैं। तो भराई का धागा किस पर लपेटा जाता है? तो वो लपेटा जाता है आपके शटल पर। अगला क्वेश्चन है आपका, कंघी यानी कि जो रीढ़ है क्या है? करघे के अगले भाग के सामने की ओर स्थित होता है, करघे के पीछे स्थित होता है, करघे में हार्नेस के सामने की ओर लगा होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जो रीढ़ है, जो कंघी है, कंघी कहाँ पर लगा होता है? तो करघे में हार्नेस के सामने लगा होता है। कहाँ? करघे में हार्नेस के सामने की ओर लगा होता है हमारा जो रीढ़ होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, शटल को गुजारने के लिए रिक्त स्थान बनाने को क्या कहते हैं? जो शटल को गुजारने के लिए रिक्त स्थान बनाने को हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम पिकिंग कहते हैं? क्या उसे हम बेटनिंग कहते हैं? उसे हम शेडिंग कहते हैं या फिर उपरोक्त सभी कहते हैं? तो आपको पता है कि जो शटल को गुजारने के लिए हम रिक्त स्थान बनाते हैं उसे हम शेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम शेडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्राइकोट का शाब्दिक अर्थ है। जो हमारा ट्राइकोट है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गूंथना होता है, क्विल्ट करना होता है, बुनना होता है या फिर निट करना होता है। तो आपने पढ़ा था कि जो ट्राइकोट है, ट्राइकोट का शाब्दिक अर्थ होता है निट करना। क्या करना? निट करना होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से साधारण बुनाई नहीं है। आपने साधारण बुनाई देखा था और फैंसी बुनाई देखा था। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका साधारण बुनाई नहीं है, मतलब कि वो आपका फैंसी बुनाई है। रिब बुनाई, हक्का बैक बुनाई,
ट्विल बुनाई या फिर लीनो बुनाई। तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो आपका लीनो बुनाई है जिसे हम गॉज बुनाई कहते हैं, ये आपकी फैंसी बुनाई है, साधारण बुनाई नहीं है। रिब बुनाई, हक्का बैक बुनाई और ट्विल बुनाई जो है ये आपके कौन सी बुनाई होती हैं? तो ये आपके साधारण बुनाई होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बुनाई तिरछा प्रभाव देती है? क्या वो आपकी प्लेन बुनाई है, क्या वो आपकी साटिन बुनाई है, या फिर वो आपकी सेटिन बुनाई है, या फिर ट्विल बुनाई है? तो हमने पढ़ा है जो हमारी ट्विल बुनाई होती है वो आपकी तिरछा प्रभाव देता है। क्या देता है? वो आपका तिरछा प्रभाव देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोलिको, टफेटा, टेबी, मलमल जैसे वस्त्रों की बुनाई किस विधि से की जाती है? क्या वो प्लेन विधि से होती है, ट्विल विधि से होती है, बास्केट विधि से होती है, या फिर साटिन विधि से होती है? तो हमें पता है जो कोलिको, टफेटा, टेबी, मलमल ये जैसे वस्त्र हम कैसे बनाते हैं? तो हम इन्हें प्लेन बुनाई से बनाते हैं। हमने उदाहरण भी आपको बताया था। और आपके ये उदाहरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके पास बुक हैं तो आप बुक से देख सकते हैं कि कौन सी बुनाई लीनो हुई है, कौन से लीनो बुनाई से कौन से वस्त्र बनते हैं, ट्विल बुनाई से कौन से वस्त्र बनते हैं, बास्केट बुनाई से कौन से वस्त्र बनते हैं। यहाँ सबसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से ट्विल बुनाई का प्रकार नहीं है? डायमंड बुनाई, हैरिंगबोन बुनाई, लहरदार बुनाई, रिब बुनाई। तो आपने पढ़ा है जो हमारी ट्विल बुनाई होती है, हमने 5 प्रकार की बुनाई के बारे में चर्चा किया था, जिसमें आपका डायमंड, हैरिंगबोन और लहरदार बुनाई आ रहे थे। बच्चे आपके 2 बुनाई कमेंट करके आप बताएंगे कि वो 2 बुनाई और कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो रिब बुनाई है ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपकी रिब बुनाई ट्विल बुनाई का प्रकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बास्केट बुनाई के अन्य नाम हैं। हमने बास्केट बुनाई के अन्य नाम देखे थे, क्या हैं? क्या वो संतुलित बुनाई है, क्या वो दुसूती बुनाई है, क्या वो मर्ट बुनाई है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि ये सारे आपके बास्केट बुनाई के अन्य नाम होते हैं। तो इन तीनों को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बास्केट बुनाई के अन्य प्रकार में। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, ताने की प्रधानता होती है किसमें? सेटिन में, साटिन में, रिब बुनाई में, या फिर सादी बुनाई में? हमने देखा था, क्या देखा था कि जो आपकी साटिन है, सेटिन में ताने की प्रधानता होती है, वहीं साटिन में आपके बाने की प्रधानता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेटिन बुनाई। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, चिड़िया की आंख के समान दिखाई देने वाली बुनाई है। हम किसमें, किस प्रकार की बुनाई में जो बुनाई करते हैं वो चिड़िया के आंख के समान दिखाई देती है? क्या वो पायल बुनाई है, क्या वो जैकार्ड बुनाई है, क्या वो डॉबी बुनाई है, या फिर वो लीनो बुनाई है? तो आपको पता है कि चिड़िया के आंख के समान जो दिखाई देने वाली बुनाई है वो है आपकी डॉबी बुनाई। वहीं हम जैकार्ड बुनाई की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर 2 सन देखे थे। एक देखा था आपका 1805, दूसरा मतलब ये 1805 में हम जैकार्ड बुनाई का आविष्कार किए थे। अब आप बताइएगा कि जैकार्ड लूम का आविष्कार कब हुआ था, किस सन में हुआ था? ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, जैकार्ड करघे की खोज जोसेफ जैकार्ड द्वारा कब की गई थी? जो जैकार्ड करघे की खोज हुई थी वो जोसेफ जैकार्ड ने की थी, लेकिन कब की थी? क्या 1801 में किया था, 1880 में किया था, 1902 में किया था, या फिर 1910 में किया था? तो आपको पता है जो जैकार्ड करघे की खोज हुई थी वो हुई थी 1801 में, लेकिन जो जैकार्ड बुनाई का आविष्कार हुआ, जो जैकार्ड बुनाई की गई वो की गई 1805 में। अगला क्वेश्चन है आपका, धागे को आपस में मिलाकर गूंथ कर वस्त्र बनाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? जो आप धागों को आपस में मिलाकर गूंथ कर वस्त्र बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं,
नीटिंग कहते हैं, ब्रेडिंग कहते हैं या फिर फेल्टिंग कहते हैं। तो हमें पता है कि जो गूँथ कर बनाने की प्रक्रिया है उसे हम ब्रेडिंग कहते हैं। नीटिंग मतलब आप वीविंग कर रहे हैं, बुनाई मतलब आप वीविंग यहाँ से लीजिएगा और नीटिंग का मतलब होता है बुनाई। फेल्टिंग के बारे में आपने पढ़ा ही है, जो रेशे से आप वस्त्र बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, धागे से कपड़ा बनाने की विधि नहीं है। इसमें से आपके धागे से कपड़ा बनाने की विधि कौन सी नहीं है? बुनाई, नीटिंग, ब्रेडिंग या फिर फेल्टिंग। तो आपको पता है वीविंग, नीटिंग, ब्रेडिंग ये सारी जो हमारे विधि होती हैं ये रेसे धागे से कपड़ा बनाने की विधि होती हैं। लेकिन वहीं बात की जाए फेल्टिंग की, तो फेल्टिंग के द्वारा हम क्या करते हैं? फेल्टिंग में हम रेसे के द्वारा वस्त्र का निर्माण करते हैं। बुनाई यानी कि वीविंग द्वारा, नीटिंग यानी कि बुनाई द्वारा, यानी ब्रीडिंग यानी कि आप जो गूंथ कर वस्त्र बनाते हैं आपकी ब्रीडिंग कहलाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से पायल बुनाई का प्रकार नहीं है। हमने पायल बुनाई देखा था जिसमें आपका अनकट पायल है, कट पायल है, बोथ साइड पायल है, उपरोक्त सभी। तो आपने पायल के प्रकार में इन तीनों ही प्रकार की चर्चा की थी। एक था आपका अनकट पायल, दूसरा था आपका कट पायल, तीसरा था आपका बोथ साइड पायल। ये तीनों ही हमारे पायल के प्रकार थे, मतलब पायल बुनाई के प्रकार थे। अगला क्वेश्चन है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले ही बना लिए थे तो वही आज आपको करवा रही हूँ। अभी आपका पीडीएफ नहीं तैयार है, कल के लिए भी आपका पीडीएफ तैयार करना है। तो आज क्वेश्चन की संख्या हमारी कम है और हमने आपको पहले ही बताया कि हमारी क्लासेस जो होंगी वो थोड़ी अभी छोटी होंगी। तो पट्टी या जालीदार कपड़े की बुनाई की जाती है। जो हमारी पट्टी होती है या फिर जो हमारे जालीदार कपड़े होते हैं उनकी बुनाई हम कैसे करते हैं? जैकार्ड बुनाई से, पायल बुनाई से, गॉज बुनाई से या फिर स्विवल बुनाई से। तो आपको पता है कि जो हमारी गॉज बुनाई होती है, गॉज बुनाई के द्वारा आप क्या करते हैं? पट्टी या फिर जालीदार कपड़े बनाते हैं। लेकिन ये आपके भले ही जालीदार होते हैं लेकिन इससे जो कपड़े बनते हैं वो आपके काफ़ी मजबूत होते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस हमारे यही 46 क्वेश्चन थे। अगली जो हमारी क्लासेज होंगी वो भी थोड़ी छोटी ही होंगी। ये छोटी क्लासेज इसलिए हो रही हैं ताकि आपकी क्लासेज जो हैं वो कंटिन्यू चलती रहें। ठीक, आपकी क्लासेज में कोई बाधा ना आए, आपकी क्लासेज रुके ना, इसके लिए हमें छोटी छोटी क्लास करनी ही होगी, चाहे हम उसे बहुत छोटी ही क्यों ना करें लेकिन हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।